वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरे द्वारा कल एक क्लास दी गई थी आपको पॉलिटी की, जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन को बताया गया था। पीवाईक्यू क्वेश्चन आखिर यूपी पीसीएस एग्जाम में कैसे पूछे जा रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसके, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन तीनों टॉपिक के आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल के अंडर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं हमारे भारत में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुए हैं ब्रिटिश रूल के अंडर, उन पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। इन चारों में से वह कौन सा एक्ट है जिसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, वह कौन सा एक्ट है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, तो वो हमारा एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो कलकत्ता में की गई थी वो की गई थी 1774 में। कहाँ पे, कलकत्ता में, किस जगह, एट फोर्ट विलियम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसी टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट बना था हमारे कलकत्ता में, उस टाइम पे एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस की भी नियुक्ति हुई थी उस टाइम पे। उसमें से जो चीफ जस्टिस बनाए गए थे हमारे, वो बनाए गए थे सर एलिजा एमपी। तो चीफ जस्टिस कौन था उस टाइम पे कलकत्ता का, वो थे सर एलिजा एमपी। ये उस टाइम पे चीफ जस्टिस बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के। देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यानी कि इन दोनों में से हमें ये बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में, उसके रिगार्डिंग कौन से इन दोनों में से स्टेटमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा की गई थी? हाँ, की गई थी। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे क्या कह रहा है, लेमिस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। इस कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस बनाए गए थे वो लेमिस्टर बनाए गए थे। क्या ये बात सही है? नहीं। ये बात क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो पहले चीफ जस्टिस बनाए गए थे वो बनाए गए थे सर एलिजा एमपी। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा। लेमिस्टर पहले चीफ जस्टिस नहीं थे, कौन थे, सर एलिजा एमपी पहले चीफ जस्टिस थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैचिंग करनी है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पीसीएस एग्जामों में पूछे जाते हैं, मैचिंग वाले हुए, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन हुए, ये क्वेश्चन अक्सर पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि आपको इनमें से अगर किन्हीं 1 या 2 के आंसर भी पता होते हैं तो भी ये क्वेश्चन ज्यादातर सही हो जाते हैं। और देखेंगे हम इस क्वेश्चन को, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 किससे मैच होगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत हमारी किसकी स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो ये मैच हो जाएगा ए से, यानी ए का हो जाएगा 2। आंसर देखते हैं हम इसके, तो ए का 2 यानी कि या तो ये वाला होगा या फिर ये दोनों तो हमारे कट गए क्योंकि ए का 2 इन दोनों में नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट और चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या बताया गया है, जो परमिशन थी इंग्लिश मिशनरीज को भारत में काम करने की, वो परमिशन दे दी गई थी अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यानी कि 1813 के चार्टर के अनुसार इंग्लिश मिशनरीज को काम करने की अनुमति दे दी गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो सी का हो जाएगा 3। तो सी का 3 किसमें है, इस वाले में, तो ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या है, अपॉइंटमेंट किया गया था किसका, लॉ मेंबर्स का, किसमें, गवर्नर जनरल काउंसिल में। तो जो पहले लॉ मेंबर बनाए गए थे
चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत जो पहले लॉ मेंबर बनाए गए थे वो बनाए गए थे कौन? लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले को पहला लॉ मेंबर बनाया गया था अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये जितना भी एक्स्ट्रा डाटा है उसको जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा डाटा से ही क्वेश्चन आते हैं। हूबहू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी भी छक्के नहीं आता। जो एक्स्ट्रा डाटा पढ़ाया जाता है साथ की साथ उसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया? इनमें से वह कौन सा एक्ट है जिसने इंट्रोड्यूस किया किसको? इंग्लिश एजुकेशन को। भारत में इंग्लिश एजुकेशन को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो इंट्रोड्यूस किया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसकी जो कमेटी बनाई गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत भारत में जो एजुकेशन चलाने की जो वो बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, वो कौन सी कमेटी बनाई गई थी? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। इसमें यह कहा गया था कि हर साल भारत में एजुकेशन सिस्टम के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट दिए जाएंगे, यानी कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा भारत में एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। ये बात कही गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत। ठीक है, तो ये कमेटी बनाई गई थी, तो ये वाला भी आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। हालांकि आंसर ये वाला भी सही होगा। कैसे सही होगा? क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी थी ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट की, ये दोनों भी चाहते थे कि इंट्रोडक्शन हो इंग्लिश एजुकेशन का भारत में, लेकिन ये दोनों अलग अलग बात कर रहे थे, लेकिन एजुकेशन की तो बात ये कर ही रहे थे। इसी वजह से ये तीनों आंसर सही हो जाएंगे। ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट क्या बात कर रहे थे? जो एंग्लिसिस्ट थे वो ये चाह रहे थे कि भारत में जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। हालांकि ओरिएंटलिस्ट ये नहीं चाह रहे थे। तो ये कंट्रोवर्सी थी इन दोनों में, ओरिएंटलिस्ट में और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी जो यहाँ पे दिया गया है। लेकिन चाह दोनों क्या ही रहे थे? इंग्लिश एजुकेशन को दोनों ही लोग चाह रहे थे। तो इसी के लिए तीनों ही ऑप्शन के क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बाय विच एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड एबोलिश्ड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड? यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली चल रही थी, कब से मोनोपोली चल रही थी? 1773 से, जबकि कंपनी रूल स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी रूल कब से स्टार्ट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का? 1773 से। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली चल रहा था उसको कब बंद कर दिया गया था? कौन से एक्ट के तहत बंद कर दिया गया था? तो वो बंद कर दिया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत। ठीक है, और मोनोपोली सारी बंद कर दी गई थी, लेकिन किस चीज को छोड़ के? यानी कि टी एंड चाइना ट्रेड, यानी कि चाय का व्यापार भी करते रहेंगे और चाइना के साथ भी ट्रेड करते रहेंगे। चाय और चाइना इन दोनों को छोड़ के बाकी सब पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको एबोलिश कर दिया गया था, इन दो चीजों को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर द ट्रेड इन इंडिया? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। और क्या विशेष बात थी? पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत क्या बताया था कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए 1 लाख रुपए ग्रांट कर दिए गए थे, यानी कि इन्वेस्ट कर दिए गए थे। ये भी स्पेशल फीचर है किसका? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया? देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम डिटेल में। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या कहा गया है? पहला पॉइंट, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये बताया गया था अभी पिछले वाले में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो मोनोपोली थी उसको क्या कर दिया गया था? एंड कर दिया गया था। कौन से एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत। किन दो चीजों को छोड़ के? ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, यानी कि चाय और चाइना के व्यापार को छोड़ के बाकी सारे पे क्या कर दिया गया था? रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। और नेक्स्ट
It asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territory held by the company. जो ब्रिटिश क्राउन की जो सोवेरेनिटी थी वो इंडियन टेरिटरी में वो कंपनी के द्वारा दे दी गई थी। ये वाली भी बात भी सही है, पहला भी सही है। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो रेवेन्यू था इंडिया का, क्या वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में था या अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था? तो इस टाइम पे, कब, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के टाइम पे मोनोपोली तो खत्म कर दी गई थी, लेकिन जो रेवेन्यू था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को नहीं दिया गया था। तो तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कौन से सही हो जाएंगे? फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। इनमें से कौन सा एक्ट है जिसके तहत ये बताया गया है कि कुछ शेयर दे दिए जाएंगे किसके एडमिनिस्ट्रेशन में? कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो हमारा एक्ट कौन सा है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, इसके तहत पहली बार इंडियंस को कुछ शेयर दे दिए गए किसके एडमिनिस्ट्रेशन में? कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेशन में। कौन से एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। नेक्स्ट देखेंगे, द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद। जो एक्ट है हमारा 1909 का 1909, जिसे हम किस और नाम से जानते हैं? ऑब्लिक। किस और नाम से जानते हैं? मोंटेमिलो रिफॉर्म्स। ठीक है, तो जो एक्ट है हमारा 1909 वो किससे एसोसिएटेड है? सेपरेट इलेक्ट्रोड से एसोसिएटेड है। यानी कि 1909 का जो एक्ट था उसमें ये बताया गया था कि जो इलेक्शन होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी कि सेपरेट इलेक्शन की बात की गई थी। किसमें? एक्ट ऑफ 1909 एक्ट में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? लिख रहा होगा नीचे, बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोड ऑफ इंडिया क्रिएटेड। इन चारों में से कौन सा है जिसमें से फेडरल कोड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? क्या फेडरल कोड ऑफ इंडिया की स्थापना इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में की गई थी, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में की गई थी, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में की गई थी, या फिर चौथा ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द एबव। तो बताइए, जो फेडरल कोड है, फेडरल कोड इन इंडिया, यानी कि भारत में फेडरल कोड की जो स्थापना की गई थी हमारी, वो कब की गई थी? 1937 में। तो 1937 मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में फेडरल कोड की स्थापना भारत में की गई थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि इसमें आंसर नहीं दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द फेडरल कोड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 1937। पिछले क्वेश्चन में बताया गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल। द्वैध शासन पद्धति चल रही थी। ठीक है, तो इसमें यह पूछा गया है कि जो डायरकी सिस्टम था वो सेंट्रल लेवल पे कब सेटअप किया गया। देखो, डायरकी सिस्टम जो था वो प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत स्टार्ट किया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत उसको एबोलिश कर दिया गया था। और कहाँ चलेगी पीपीटी? हाँ, पीपीटी थोड़ी गड़बड़ हुई है। तो जो डायरकी सिस्टम था 1935 के तहत सेंटर में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इसके तहत जो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी सेंट्रल लेवल पे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत की गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्या है?
इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स टू, यानी कि जो प्रिंसिपल था डायरकी का वो किस प्रिंसिपल पे है। ऑप्शन दिए गए हैं, डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इन टू हाउसेज, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर्स, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेडिकेटेड टू प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरी, यानी किससे था वो, हमें ये बताना है। तो जो प्रिंसिपल था डायरकी का वो किससे रेफर करता है, वो रेफर करता है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इन टू कैटेगरीज, वो इससे रिलेट करता है। यानी कि वो दो ऐसी कौन सी कैटेगरीज थी जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो कैटेगरीज थी रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, यानी कि टू कैटेगरीज में सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर सब्जेक्ट में। जो रिजर्व सब्जेक्ट में जो चीजें रखी गई थी वो कौन सी चीजें रखी गई थी, जैसे कि इसमें रखा गया था पुलिस, लैंड, जेल, ये सारी की ये एक्सटेंट ETC, यानी कि ये सब चीजें किसमें रखी गई थी, रिजर्व सब्जेक्ट में, पुलिस, लैंड, जेल। और इसमें क्या रखा गया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऐसी चीजों को किसमें रखा गया था, ट्रांसफर सब्जेक्ट में। तो वही हमसे पूछा है कि दो चीजों को डिवाइड कर दिया गया है, रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर सब्जेक्ट में। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 the function of the provincial government were divided into reserved and transferred subject, which of the following treated as reserve subject, यानी कि इसमें से हमने पूछा है कि रिजर्व सब्जेक्ट कौन से हैं इसमें से। तो रिजर्व सब्जेक्ट मैंने अभी बताया आपको क्या है, पुलिस, लैंड, जेल वगैरह, यानी कि पुलिस हो जाएगा, लैंड रेवेन्यू भी किसका था, रिजर्व का था, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसका है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है हमारा ट्रांसफर्ड का सब्जेक्ट, यानी कि सेकंड वाला नहीं होगा, थर्ड फोर्थ होंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड होता है, पुलिस होता है, जेल 1, 3 एंड 4, हाँ ये भी होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट का है, और बाकी के हमारे रिजर्व सब्जेक्ट कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Who, which among the following introduced the provincial autonomy in British India, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को ब्रिटिश इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो किया गया था हमारा कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। किसको इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस कब किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे ये द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैम्बरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, जो इंडियन लेजिस्लेचर था उसने सबसे पहले बाई कैम्बरल लेजिस्लेचर बनाया सबसे पहले कब। देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि भारत में बाई कैम्बरल की बाई कैम्बरल जो लेजिस्लेचर बनाया गया था वो पहली बार कब बनाया गया था, वो पहली बार बनाया गया था कौन से एक्ट के तहत, तो वो बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। कैसे, क्योंकि इसी टाइम पे डायरकी की स्थापना हुई थी, कब, 1919 में एट प्रोविंशियल लेवल। तो उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि जो बाई कैम्बरल की स्थापना की गई, फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन लेजिस्लेचर में, वो कब किया गया, वो किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, सेंटर में बाईकैमरल लेजिस्लेचर कब आया गया, 1919 के तहत। कब, सेंट्रल में तो लाया गया था 1935 में, 1935 में लाया गया था ना, 1935 में, तो 1935 इसका आंसर होगा, ठीक है, 1935 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1990 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट
टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21। क्या जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, इसी को हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या इसमें रिकमेंड किया गया था वोटिंग राइट किसका? सारी वुमेन्स का जिनकी एज थी 21 से ऊपर। इसमें प्रस्तावना रखी गई थी लेकिन इसको इग्नोर कर दिया गया था। कौन से एक्ट में? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वुमेन को रिजर्व सीट दे दी गई थी लेजिस्लेचर में, लेकिन 1919 में उसको इग्नोर कर दिया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सेकंड वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, विद रेफरेंस टू द इंडियन सिविल सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यानी कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत सेपरेट एग्जामिनेशन इंडियन सिविल सर्विस की हेल्ड की गई थी? हाँ, ये वाली बात सही है कि जो सिविल सर्विस की जो एग्जामिनेशन थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। इन द इंडियन सिविल सर्विस 1941, यानी कि जो सिविल सर्विस की जो परीक्षा हुई थी 1941 में, उसको पूछा गया है जो परसेंटेज था इंडियंस का, क्या वो यूरोपियन की कंपेयर में, यूरोपियन की तुलना में ज्यादा था? हाँ, ये वाली भी बात सही है। जो 1941 का जो इलेक्शन वो हुआ था, इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो परसेंटेज था इंडियन का वो ज्यादा था। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इनमें से कौन से इलेक्शन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के हेल्ड किए गए थे? किसके अंडर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर कौन कौन से इलेक्शन हेल्ड किए गए? वो हमारे इलेक्शन हेल्ड किए गए 1926 एंड 1945। जो पहले किए गए वो 1926 में और जो बाद में किए गए वो किए गए 1945 में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए एंड सी आर बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया जो पहले इलेक्शन थे वो 1926 में और जो बाद वाले इलेक्शन थे वो 1945 में। 1937 में क्या हुआ था? फेडरल कोर्ट। क्या हुआ था? फेडरल कोर्ट की स्थापना। ठीक है, याद है ना? पिछला भूल तो नहीं है। तो इंडियन लेजिस्लेचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो लास्ट इलेक्शन थे वो हमारे कब करवाए गए थे? 1945 में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ। जो पावर थी इसकी प्रेसिडेंट की जो पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने की, वो पावर कौन से एक्ट में आई गई थी? वो आई गई थी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जितने ज्यादा प्रोविजन है वो ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे चल के हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर जो पोर्शन लिया गया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। यानी कि इनमें से कौन सा एक्ट है जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया क्या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी को? तो वो हमारा एक्ट है कौन सा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ज्यादातर जो चीजें ली गई हैं वो किससे ली गई हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट देखेंगे हम, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन ऑफ द फॉलोइंग विच प्लान। यानी कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है किस किस के बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, वो कौन से प्लान पे बेस्ड है? वो भी कौन से प्लान पे बेस्ड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्लान पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वन अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ इस क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कौन कौन से प्रोविजन थे और कौन कौन से प्रोविजन नहीं थे। तो पहला हम देखेंगे, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन। हाँ, इस एक्ट की ये खास बात थी कि इस एक्ट के तहत ऑल इंडिया फेडरेशन को क्या किया गया था? एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है,
रेसिडरी सब्जेक्ट वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, क्या रेसिडरी सब्जेक्ट को एलोकेट किया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में? नहीं, रेसिडरी सब्जेक्ट को ना तो स्टेट में और ना ही सेंट्रल में। ये जो रेसिडरी सब्जेक्ट थे जिसको बताया गया है कि वो एलोकेट किए गए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, नहीं, वो ना तो स्टेट में आते थे और ना ही सेंट्रल लेवल में। स्टेट यानी कि प्रोविंशियल लेवल, सेंट्रल में तो आते ही नहीं थे, ना स्टेट में आते थे। तो जो रेसिडरी सब्जेक्ट थे वो आते किस में थे? वाइसराय के अंडर में आते थे। उस टाइम पे जो वाइसराय था 1935 में, उसके अंतर्गत आते थे, यानी कि गवर्नर जनरल के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो ये इसका प्रोविजन नहीं है बी वाला। और हमसे पूछा क्या गया है? नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि ये शुरुआत थी इसकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। कब से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और डायरगी को एबोलिश कर दिया गया था प्रोविंशियल लेवल पे और इंट्रोड्यूस कर दिया गया था सेंट्रल लेवल पे। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मेन मेन पॉइंट है जो कि बताया गया पिछले क्वेश्चन में भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अ फेडरल सिस्टम एंड डायरगी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, यानी कि फेडरल सिस्टम और डायरगी को सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया कब? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। देखो अभी यही बताया कि ऑल इंडिया फेडरेशन की जो स्थापना की गई वो कब की गई, किसके तहत की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत की गई। तो इसका आंसर क्या होता सही हो जाएगा? ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल पॉलिटी इन इंडिया, यानी कि फेडरल पॉलिटी। देखिए टर्म देखिए आप, फेडरल पॉलिटी जो एक्ट था उसको किसके अंतर्गत प्रोवाइड किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो रेसिडरी पावर थी, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, जो रेसिडरी पावर थी वो किसको दी गई थी? वाइसराय को, यानी कि गवर्नर जनरल को। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? गवर्नर जनरल इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज, यानी कि फेडरल सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया उसको क्या क्या कहा गया? फेडरल सिस्टम जो प्रपोज किया गया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसको क्या कहा गया? ऑल इंडिया फेडरेशन। क्या बोला गया उसको? ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यानी कि जहां भी क्वेश्चन में देखें नॉट, उस क्वेश्चन को हमेशा किस ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज एडॉप्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि इसमें से क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया? तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर ये रखा गया, स्कीम फॉर फेडरेशन ये इसको भी रखा गया, नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू द लेजिस्लेचर इसको भी रखा गया। लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था कंट्री का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत का जो ओरिजिनल संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान था, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, उसमें नहीं रखा गया था। यानी कि तो यही वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पोर्टेंट, यानी कि पूछ लिया गया क्वेश्चन कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्या है? इट इज द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये मेन सोर्स है, यानी कि हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिए गए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत के संविधान के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया,
यानी कि इंडिया से बर्मा को कौन से एक्ट के तहत अलग कर दिया गया था? तो वो अलग कर दिया गया था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। कब अलग किया गया था बर्मा को इंडिया से? वो किया गया था 1937 में, यानी कि 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया था। किससे? भारत से। देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सेकंड पार्ट के हमारे क्वेश्चन आ गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। देखिए, हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सबसे पहला जो आइडिया दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो जो सबसे पहले आइडिया दिया गया था वो स्वराज पार्टी के द्वारा, ऑफिशियली नहीं, फॉर्मल वे में, यानी कि फॉर्मल वे में स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में। जो ऑफिशियली दिया गया था वो BN राव के द्वारा दिया गया था 1934 में। तो जो ऑफिशियली माना जाता है हमारा, वो किसको माना जाता है? BN राव का जो सजेशन दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसको। जो स्वराज पार्टी है उसको फॉर्मल वे में बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत, वो स्वराज पार्टी ने 1934 में किया गया था। Who in the beginning presented the idea of constituent assembly in the pre-independence days, यानी कि इन चारों में से किसने आइडिया दिया था ऑफिशियली? वो ऑफिशियली आइडिया दिया गया था किसके द्वारा? MN रॉय के द्वारा। ये जो आइडिया दिया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, कि MN रॉय के द्वारा जो आइडिया दिया गया था उसको एक्सेप्टेड किया गया था। नेक्स्ट, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग, मतलब स्वराज पार्टी के द्वारा जो आइडिया दिया गया था उसको एक्सेप्ट तो किया गया था, लेकिन ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया था, फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया था। जो ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया था वो MN रॉय के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय, जो प्रपोजल था किसका? कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। वो किसके तहत किया गया? वो हमारा किया गया क्रिप्स मिशन के तहत, यानी कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा जो क्रिप्स मिशन लाया गया उसके तहत ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि जो क्रिप्स मिशन था उसके क्या क्या प्रपोजल थे? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव द मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज प्रिंसली स्टेट, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसके जो मेंबर होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा। नॉमिनेट नहीं, यहाँ अगर नॉमिनेट की जगह इलेक्टेड होता तो यही आंसर क्या हो जाता? सही हो जाता। यानी कि नॉमिनेट नहीं किए गए थे, बल्कि क्या किए गए थे? प्रोविंशियल असेंबलीज को इलेक्टेड किया गया था। जो नॉमिनेट किया गया था वो किसको किया गया था? प्रिंसिपल स्टेट को। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि नॉमिनेट किया गया था प्रोविंशियल असेंबली को भी और प्रिंसिपल स्टेट को भी नहीं। नॉमिनेट किया गया था प्रिंसिपल स्टेट को और इलेक्टेड किया गया था किसको? प्रोविंशियल असेंबली को। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, पहला हो गया क्या? गलत, क्योंकि इलेक्टेड किया गया था ना कि नॉमिनेटेड। एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, क्रिप्स मिशन में ये भी प्रावधान था कि अगर कोई भी ऐसा प्रोविंस है जो कि तैयार नहीं है नए कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने के लिए, अगर हाँ, क्रिप्स मिशन का प्रावधान ये भी था कि अगर कोई भी प्रोविंस या फिर कोई भी अदर प्रोविंस अगर अपना एक अलग संविधान बनाना चाहता है तो अपना अलग संविधान बना ले, और अगर अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता है तो अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, या फिर इंडिया में रहना चाहता है तो इंडिया में रह ले। तो जो दूसरा ऑप्शन था वो गलती से कट गया, तो दूसरा ऑप्शन सही था और पहला हमारा गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे।
इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946, जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 1946 में, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो कौन थे? यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 1946 में जो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, वो किसको बनाया गया था? वो बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अगस्त 1946 एडी? यानी कि इन चारों में से कौन इंटरिम गवर्नमेंट का सदस्य नहीं था? किन चारों में से? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। इनकी जो पोस्ट थी वो आप लोगों को बता दूं कि जो सी राजगोपालाचारी की पोस्ट थी वो क्या थी? वो उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर थे। इनको क्या बनाया गया था? एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, और जो राजेंद्र प्रसाद थे इनको फूड मिनिस्टर बनाया गया था, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया था, फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर। और जो जगजीवन राम थे उनको क्या बनाया गया था? उनको दे दिया गया था लेबर डिपार्टमेंट, यानी जीवन की रक्षा करने वाले कौन? जगजीवन राम। ठीक है, तो ये तीनों मेंबर थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट के मेंबर नहीं थे। देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पहली इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट अनाउंस हुई थी वो कब अनाउंस हुई थी? वो हमारी अनाउंस हुई थी 24 अगस्त 1946। देखिए ऐसे कुछ एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और आजकल के जो यूपीपीसीएस का जो ट्रेंड बदल रहा है तो उसमें कुछ भरोसा नहीं है कि वो ऐसे क्वेश्चन ना पूछे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इनका ध्यान रखेंगे। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से ही क्वेश्चन बच रहे हैं। इसमें असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वेबल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल। जो वेबल प्लान आया था, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेबल प्लान आया कब था। वेबल प्लान आया था हमारा 1945 में। 1945 में हमारा वेबल प्लान आया था। तो इसमें क्या कहा गया था कि जो हिंदू और मुस्लिम मेंबर थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किस नंबर में थे? इक्वल नंबर में थे। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू वेबल प्लान, ये बात क्या है? हमारी बात ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो वेबल प्लान था हमारा उसमें हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे वो इक्वल नंबर में थे हमारे। ठीक है, अब हम इसका रीजन देखेंगे। वेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्या वेबल प्लान में ये बात कही गई थी कि जो अरेंजमेंट होगा यानी कि पार्टीशन जो हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का वो कर देना चाहिए? ये बात क्या वेबल प्लान में की गई थी? नहीं कही गई थी। ये वाली जो बात कही गई थी वो माउंटबेटन प्लान में की गई थी, ना कि वेबल प्लान में। तो पहला तो सही हो जाएगा और दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि इनमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है? किसके रिगार्डिंग? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? मक्खी के द्वारा क्लास को इंटरप्ट कर दिया गया है, तो आज की हम क्लास इतनी ही लेंगे क्योंकि हमारी जो आगे की पीपीटी थी थोड़ी खराब हो गई। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।